नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। सभी लोगों के काम करने के अपने तरीके होते हैं। नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। कैबिनेट का भी गठन हो गया है। 35 लोगों का, मुख्यमंत्री समेत 35 लोगों का कैबिनेट है। जम्बो जेट कैबिनेट इसको कह लें, मतलब फुल एंड फाइनल कैबिनेट है। और उसी के आधार पे सरकार चलनी भी शुरू हुई है। नीतीश कुमार के इस कैबिनेट में हर एक मंगलवार को, पूरे 20 साल पहले हर एक मंगलवार को कैबिनेट की मीटिंग होती थी। इस सरकार ने उस मंगल को बदल के बुधवार कर दिया है, आज कैबिनेट की बैठक है शाम में। और उसी हिसाब से अगर कहें, जो कैबिनेट में पहले नीतीश कुमार के समय में विभाग के प्रधान सचिव कैबिनेट में जाकर एजेंडा का प्रस्तुतिकरण करते थे, और सबकी अपनी अपनी विभाग की बारी आती थी और सभी विभाग के प्रधान सचिव वहाँ जाते थे। वहाँ जाके अपने जो कहें अपने विभाग का एजेंडा प्रस्तुत करते थे, उस पर कैबिनेट की मुहर लगती थी। इस सरकार ने प्रधान सचिव को इस सीन से आउट कर दिया है। अब कैबिनेट में जो बैठे हुए मंत्री हैं वही उस फाइल को लेकर के जाएंगे, उस कैबिनेट के जो एजेंडे हैं उस कैबिनेट के एजेंडों का वहाँ प्रस्तुतिकरण करेंगे। ये एक नया कहें जो एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें कितना सफल। क्योंकि जो आईएएस अफसर, एसीएस रैंक का अफसर जिस हिसाब से कैबिनेट के एजेंडे को, जो उस एजेंडे को प्रस्तुत करते, अब मंत्री उस चीज़ को किस तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। ये नया नया चीज़ ईजाद होते रहता है। डीजीपी विनय कुमार बने। डीजीपी विनय कुमार बने, उससे पहले आरएस भट्टी थे। आरएस भट्टी का जनता से कोई वास्ता नहीं था, अधिकारियों से भी कोई वास्ता नहीं था। अधिकारी भी उनसे टाइम लेकर के मिलते थे और स्लॉट बुक होता था कि आपका इतने बजे से इतने बजे तक, और इतना बजे जैसे ही ख़त्म हुआ तो आपको बाहर जाने के लिए कह भी दिया था, जो आपका समय सीमा समाप्त हो गई। उसके बाद विनय कुमार बने। विनय कुमार ने जनता दरबार लगाना शुरू किया। रोज़ शाम में कहीं खुद वो बैठते थे, घंटों बैठते थे, 2 से 3 घंटा तक। बुधवार को सारे ज़िले के एसपी, डीआईजी के साथ उनकी वीसी होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और ये भी बुधवार को ही होती है। हर एक बुधवार को किसी न किसी कारण से, अगर किसी कारण से किसी बुधवार को अगर वीसी नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे किया जाता है। लेकिन वीक में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग डीजीपी के द्वारा जरूर होता है, और सीआईडी के भी एडीजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग सेकेंड हाफ में प्रत्येक दिन प्रत्येक रेंज जोन के हिसाब से रहता है। आज भी बुधवार है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी लौटे थे दिल्ली से। वहाँ पे एंटी जो नक्सल फ्री जो हुआ है देश, उसको लेकर के वहाँ पे कार्यक्रम था सेंटर में, जिसमें गृह मंत्री भी थे और कहें जो एक तरह से बहुत सारे लोग, पुलिस के आला अधिकारी थे पूरे देश के टॉप लेवल के, वो उस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी गए थे और वहाँ से लौटे थे। तो उसी की चर्चा उन्होंने की, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे उसकी चर्चा करते हुए कहा सारे एसपी को, जो ऐसा मान लीजिए अभी नक्सल फ्री हो गया है स्टेट या कंट्री, लेकिन आइडियोलॉजी अभी भी ज़िंदा है, वो कभी भी फिर सुलग सकता है। क्योंकि आइडियोलॉजी अभी भी कई जगहों पर, कई टोलों में, मोहल्लों में, या कहें जो बसावट में, ज़िले में अभी भी आइडियोलॉजी ज़िंदा है। इसलिए उस पर नज़र रखनी है और उसकी सुबुगाहट न हो, इसका भी प्रयास करना है। इसके साथ ही उन्होंने इस बार बिहार पुलिस एक नया कहें जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, जो हर एक अधिकारी को, जो गजेटेड रैंक के पदाधिकारी हैं, मतलब डीएसपी से ऊपर जो फील्ड में है, उन सभी लोगों को एक एक थाना गोद लेना होगा 1 साल के लिए। और गोद लेने का मतलब केवल गोद लेना ही केवल नहीं हुआ। जिस तरह याद होगा, पहले आज के कुछ दिन साल पहले मंत्रियों को गांव लेने का गोद हुआ था, लेकिन बहुत दिन तक कुछ चला नहीं, कुछ 1-2 महीने तक चला। इस बार अगर मान लीजिए पटना के सीनियर एसपी एक थाना को अगर गोद लेते हैं तो 1 साल तक उनको गोद लेना होगा। पटना में मान लीजिए अगर 20 डीवाईएसपी हैं तो 20 डीएसपी को एक थाना गोद लेना होगा। इस हिसाब से अगर 1 साल में अगर लोग, अगर कह लें जो, अगर मान लीजिए पटना में 25 लोग, बड़े बड़े लोग, आईजी से लेकर के डीएसपी तक में अगर 25 से 30 लोग हैं, 30 थाना गोद लिया गया, तो ये प्रक्रिया 3 साल में जाकर कहें जो 100 के आसपास पहुंच जाएगा। अब गोद लेके आदमी करेंगे क्या? अब डीएसपी या एसपी साहब गोद क्या लेंगे? सबसे पहले गोद लेकर के वहाँ जो थाने का जो पेंडेंसी उसको लेकर के सबसे पहला ध्यान, जो उस थाने में कितने केस पेंडिंग है, उस पेंडिंग केस को कटवाना। किस आईओ के पास अगर बंटवारा सही से नहीं है केस का, किसी के पास अगर 50 है और किसी के पास 25 है, उस केस के
केस को अच्छे तरीके से सलीके से बराबर हिस्सा बराबर सबको बांटना, ताकि किसी एक दरोगा पर लोड न हो। उसके बाद थाने की साफ़ सफाई। अमूमन बिहार के सभी थाने, आप बड़े से बड़े थाना, आदर्श थाना चले जाइए, हाल में ही या कुछ साल पहले ही G+3 पिरभोर बना, गांधी मैदान बना, कई सारे थाने बने और कई सारे थानों का निर्माण भी हुआ। उसके बाद आज वहाँ निर्माण होने के बाद लिफ्ट भी लगा। लिफ्ट तो अब शायद ही किसी थाने में काम करता है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं होता है, साफ़ सफाई नहीं है, जिस कारण से उस थाने में लोग जाने से, रात के समय जाने से कतराते हैं। अब चलिए सचिवालय थाना में रात के अंधेरे में जाने से अच्छे से अच्छा आदमी को भी डर लगेगा, क्योंकि वो पूरे इलाके अंधेरा में रातों भर रहता है। उसके बाद आईओ के हिसाब से बांटना। उसके बाद कोई बाहरी व्यक्ति का लगातार थाने में अगर आवागमन है, या कहें जो बाहरी व्यक्ति का इंटरफेरेंस है थाने में, उस व्यक्ति को रोकना। क्या बाहरी व्यक्ति ज़्यादा हावी है थाने में, अगर ये गोद लिया गया है तो इन चीज़ों पर काम करना पड़ेगा उस अधिकारी को। उसके बाद कोई प्राइवेट एजेंट तो नहीं काम कर रहा है, कोई प्राइवेट ड्राइवर तो नहीं है। वैसे बहुत थानों में अभी भी प्राइवेट ड्राइवर है, बहुत थाने में प्राइवेट गाड़ियां भी भाड़े पे ली गई हैं विथ ड्राइवर। तो वैसी स्थिति में क्या वहाँ की जो कहें जो एक तरह से सिक्रेसी है, वो कितना सही है, भंग होता है कि सिक्रेसी मेंटेन रहता है। इन सब चीज़ों को लेकर के थाने को में सुधार हो, इसलिए 1 साल के लिए एक थाना को एक पदाधिकारी गोद लेंगे। और आप अगर एक पदाधिकारी अगर सही से गोद लेकर के जितने काम हैं, पेंडेंसी, साफ़ सफाई, ड्यूटी बंटवारा, आईओ, प्राइवेट एजेंट, इन सबों को लेकर के अगर काम किया जाए तो थाना में सुधार। थाना में आने वाले लोगों को किस तरह की सुविधा मिलती है, उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उन्हें कागज़ कलम या कार्बन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, उन्हें बैठने की जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, कि थाने में खड़े खड़े आपने दिया और खड़े खड़े आप वहाँ से निकल लिए। इन चीज़ों को सुधारने के लिए, क्योंकि थाने स्तर पे अगर पब्लिक को अगर कहें जो रिलैक्सेशन मिल जाए, या कहें जो उनको अगर सहूलियत मिल जाए, तो आधी समस्या थाने में ही समाप्त हो जाएगी। क्योंकि थाने में जब सुन लेंगे तो उन लोगों को उसके ऊपर डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजी और डीजीपी तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डीजीपी के जनता दरबार में जो फुटफॉल है सबसे अधिक है। अमूमन लोग जिले के एसपी और डीआईजी से मिलने के बजाय लोग चाहता है जो सीधे पटेल भवन जाके डीजीपी से मिलने, और डीजीपी से मिलने के बाद वहाँ से जो संदेश जाता है एसपी को और डीएसपी को, जो फ़ोन जाता है, जो लिखित आदेश जाता है, उसको बिहार की जनता जो है वो उसको मानती है। तो ये अक्षरशः पालन एसपी कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एसपी वो सारी चीज़ें एसपी के पास, डीजीपी के पास से फाइल पहुंचती है एसपी के पास से पहुंचती है डीएसपी के पास, डीएसपी के पास से पहुंच सकता है थानेदार के पास, जहां से वो आदमी गया था, फिर वो कागज़ उसी जगह पे पहुंच जाता है। लेकिन इस बार की कवायद ये है, जो पहले ही स्तर पे जो कहें जो अपग्रेड थाना बनाने की जो योजना है, थाने को गोद लेने की जो प्रक्रिया है, वो पहले ही स्तर से इतनी सुदृढ़ कर दिया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। दोस्तों, कल मैंने एक खबर पढ़ी थी, जो क्या पटना को नया एसपी मिलेगा, क्या पटना के कप्तान बदलेंगे। आज उसको लेकर के सुगबुगाहट भी शुरू है। कई लोगों ने मुझसे भी फ़ोन करके पूछा है, जो हो सकता है आज यह खेला होने की संभावना है। अगर ऐसा है तो अब सरकार जाने, सरकार को ही निर्णय लेना है। और मैंने कहा था जो कोई भी बनेंगे वो डीआईजी बनने वाले ही लोग पटना के, अगर पटना का एसएसपी बदलते हैं तो बनेंगे वही जो इनको आज 6 महीने के बाद डीआईजी बनना है। मैंने कुछ नाम कल ही दिया था, आज भी मैं उस नाम पर हूँ। अगर बदलते हैं तो उन 3 नामों में से ही कोई एक नाम होंगे, लेकिन उन तीनों आईपीएस के पीछे उनके इंजन भी सॉलिड है। और इत्तफाकन उस एक आईपीएस पदाधिकारी का जो एक इंजन है, जो उनके पैरोकार हैं, जो उनके आका हैं, वो कल पटना में देखे गए थे। और सत्ता के गलियारों में वो भी देखे गए थे। अब देखना है जो मेरी खबर सही है या मेरी खबर अफवाह निकलती है, मेरी खबर गॉसिप निकलती है। जैसे ही कुछ अपडेट पटना के बारे में होगा, दर्शकों मित्रों आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आप दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।